एक बार थोड़े बहुत टॉपिक को पढ़ चुके हैं? वो हाथ उठाएं पहले। थोड़े बहुत। ऐसा तो कोई नहीं बैठा कि जो पूरी की पूरी पॉलिटी फिर से पढ़ चुका हो, फिर ऐसा बैठा हो दोबारा पढ़ने के लिए? ऐसा तो नहीं कोई? ऐसे एक आध चेहरे होंगे। और कितने लोग ऐसे हैं कि पॉलिटी पहली बार हमसे पढ़ेंगे? ओह, ज्यादातर संख्या यही है, पहली बार पढ़ने वालों की। ठीक है, समीक्षा अधिकारी का बैच है ये। और समीक्षा अधिकारी के बैच के लिए मैं ये नहीं चाहता, एक बार मैं शुरुआत से पीछे तक सभी लोग शांत हो जाइए। वॉइस क्लियर जा रही है मेरी लास्ट तक? थोड़ा शांत बनाए रहिएगा, क्लास में हमें बेहतर माहौल देंगे तो मैं बेहतर तरीके से पॉलिटी आपको पढ़ा पाऊंगा। बस एक ही दिक्कत है हमारे साथ, क्लास का माहौल हमारे पढ़ाते समय थोड़ा दूसरा होता है। अगर वो बेहतर माहौल आपने हमको दिया तो पॉलिटी आपका सबसे मजबूत विषय होगा सभी विषयों में। लेकिन वो माहौल आपको देना पड़ेगा। माहौल देने का मतलब क्लास की गरिमा बनाए रखिएगा। किसी भी प्रकार का आगे से लेकर पीछे तक क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जब मैं मौका आपको दूंगा तो आप भरपूर बोलिएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ आप मुझे सुनेंगे, ठीक है? और सिलेबस की चर्चा हम फिर से नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू से लेकर जितने टीचर्स आए होंगे सब आपको एक बार बताए होंगे कि प्री में क्या है, कितने नंबर का प्री है, हिंदी कितने नंबर की है, फिर मेंस में 400 नंबर का है, निबंध कितने आते हैं, जीएस का कितना है। तो बार बार फिर से वही बात मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। अगर किसी को असुविधा है, कोई बिगिनर्स बच्चा है जो नहीं जानता कि मेंस कितने नंबर का आता है, प्रीलिम्स कितने नंबर के आते हैं, तो जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब पर जाकर के समीक्षा अधिकारी का डेमो क्लास डालिएगा। तो मैंने कई सारी क्लासेस में बहुत डिटेल में समझाया है पूरे। अगर कोई बिगिनर ऐसा है, और बाकी जो लोग मेच्योर लोग हों पहले से परिचित होंगे। सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरी पॉलिटी में समीक्षा अधिकारी के बैच में कौन कौन से टॉपिक और सेगमेंट आपसे डील किए जाएंगे, वो आप नोट कर लीजिए, ताकि अंतिम दिन जब आपको मैं विदा करूं तो आपको ये पता रहे कि जो आपने पहले दिन कहा था वो सभी वायदे आपने पूरे किए या नहीं, सभी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं। टॉपिक पढ़ाने के बाद अगर आपको लगेगा हाँ सर ये टॉपिक मिस हो रहा है, जहां समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आता है और आपने अगर नहीं पढ़ाया है, इसमें नहीं नोट किया है, उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले सारे टॉपिक नोट कर दी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के। भारतीय संविधान एवं इस टॉपिक को नोट भी करना है और इंपॉर्टेंस भी समझना है, किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए है। इसको सबसे पहले 3 भागों में बांटिए। संविधान का दर्शन, संविधान का दर्शन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। पूरे पॉलिटी की अगर बैकबोन की बात किया जाए, जहां से 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 70% सवाल, वो आपके ये 4 सेगमेंट हैं। संविधान के दर्शन से, कार्यपालिका से, विधायिका से और न्यायपालिका से। संविधान के दर्शन में टॉपिक क्या क्या आपके रहेंगे? संविधान के दर्शन में पहला टॉपिक आपका होगा प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, और मूल कर्तव्य। कार्यपालिका की बात किया जाए तो यहां 2 तरह की कार्यपालिका आप पढ़ेंगे, केंद्र की कार्यपालिका और साथ ही साथ राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका में आपको पढ़ना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। राज्य की कार्यपालिका में आप पढ़ेंगे राज्यपाल,
मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। विधायिका में भी इसी प्रकार से दो है, एक है केंद्र की विधायिका, केंद्र की विधायिका, और दूसरा होगा आपका राज्य की विधायिका। और केंद्र की विधायिका में आप पढ़ेंगे संसद, और राज्य की विधायिका में आप पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। संसद के भीतर लोकसभा प्लस राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल के भीतर विधानसभा प्लस विधान परिषद। ये सबसे पहले कोर सिलेबस अपना नोट करिए। हो गया सभी लोगों का? ये कहने के लिए संसद है, इस संसद में बहुत सारे टॉपिक हैं आपके। आप लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, यहीं पर दल बदल कानून पढ़ेंगे, सदन के पीठासीन अधिकारी पढ़ेंगे, सदन का नेता, विपक्ष का नेता, जितने भी विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हैं, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, सारे प्रस्ताव, जितनी भी संसदीय समितियां हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज, चाहे वह प्राक्कलन समिति हो, लोक लेखा समिति हो, सार्वजनिक उपक्रम समिति हो, कार्य मंत्रणा समिति हो, सारी समितियां, विभिन्न प्रकार की निधियां, भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि, भारत की आकस्मिक निधि, पूरा कंप्लीट संसद में आपका यहां पर रहेगा। उसी प्रकार से वहां विधानसभा और विधान परिषद में भी रहेगा। ये सबसे कोर पॉइंट है। अगर इतने चार टॉपिक पे आपकी कमांड हो गई तो पॉलिटी के 70% क्वेश्चन आपके गिरफ्त में आ जाएंगे। उसके बाद कुछ छोटे छोटे सेगमेंट हैं जो प्रीलिम्स लेवल के हैं, जो तथ्यात्मक सवाल पूछे जाते हैं, अब इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद आगे बढ़े। इसके बाद एक टॉपिक है आपका जो संविधान के दर्शन के बाद आपको इस बार हम पढ़ाएंगे। हर बार हम पहले शुरू करते हैं, इस बार थोड़ा इसको बाद में पढ़ाएंगे। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, राज्यों का पुनर्गठन, अनुसूचियां, भाग, स्रोत, मतलब संविधान की अनुसूचियां, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत, नागरिकता, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, राजभाषा। अच्छा, पीछे वहां वाले बोर्ड से नहीं दिखाई दे रहा, वहां चल नहीं रहा, उसको चलवाई भाई ने, कैसे बच्चे देखेंगे? वेट, क्योंकि यहां से डायरेक्ट कैसे संभव हो पाएगा, आप लोग नहीं देखेंगे, वहां से ही दिखेगा आप लोगों को। सही कराइए उसको। राजभाषा, और इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद एक टॉपिक का नाम होगा संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय। और संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय में बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, जैसे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति ऑब्लिक अनुसूचित जनजाति, SC ऑब्लिक ST आयोग,
इसलिए मैं बोलते हुए लिख रहा हूं, अगर पीछे वालों को असुविधा हो रही हो तो साथ लिखते रहिएगा। ठीक हुआ कि नहीं? पीछे सही हो गया? मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, सीएजी, सीएजी का मतलब यहां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकपाल लोकायुक्त, लोकपाल लोकायुक्त और राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक, नीति आयोग। नीति आयोग इसके अलावा समीक्षा अधिकारी के पेपर आप लोग देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे होंगे। कोई ऐसा सेगमेंट अगर लग रहा हो जो आपका छूट गया हो, उसको बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक और छूट गया, उसको भी हमें पढ़ा दीजिए समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी के अकॉर्डिंग जो परीक्षा का आपका पाठ्यक्रम है, हाँ, दो चीजों को आपकी बात होती है कि संविधान संशोधन और अनुच्छेद। संविधान संशोधन और अनुच्छेद अलग से कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है। जब पूरा पॉलिटी आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो पूरी पॉलिटी को पढ़ते समय प्रथम संविधान संशोधन से 105वें संविधान संशोधन तक सारे प्रावधान आ जाएंगे। जब आपको विभिन्न प्रकार की हम विधायी प्रक्रिया पढ़ाएंगे तो वहां संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती कैसी है, कैसे किसी संविधान में संशोधन किया जाता है, वो डिटेल हम आपको वहां समझाते हैं। रही बात अनुच्छेदों को, कि जो सबसे बड़ी चिंता आपकी रहती है कि संविधान में इतने सारे अनुच्छेदों में से हम कैसे याद करेंगे, वो आपको पूरे पॉलिटी को पढ़ते समय अपने आप 150 अनुच्छेद याद हो जाएंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है कि 150 अनुच्छेद आपको कैसे तैयार होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल और संविधान संशोधन को लेकर चिंता नहीं करना है आपको, वो हम कवर कर देंगे इसको पढ़ाने के साथ साथ। चले कहानी शुरू करें, और इसमें हम आपका क्लास आज स्टार्ट करेंगे संविधान के दर्शन से। प्रायः हम क्लास स्टार्ट करते थे संविधान सभा के गठन से, लेकिन आज आपका क्लास हम स्टार्ट करेंगे संविधान के दर्शन का। पहला टॉपिक प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना से। सभी लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगर नोट्स शुरू से अच्छा बनाएंगे तो कोई बुक पढ़ने की जरूरत आपको पॉलिटी में नहीं पड़ेगी। मैं इतना नोट्स में पर्याप्त आपको लिखा दूंगा, क्लास में इतना कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, सारे तथ्यात्मक फैक्ट इस तरीके से मैं तैयार करा दूंगा कि कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, पीसीएस से लेकर के समीक्षा अधिकारी तक, और क्लास का नोट्स पढ़िए। एनफ है इतना आपके पॉलिटी के लिए, लेकिन नोट्स अच्छे से बनाना है। सभी लोग अपना स्पाइनल नोट्स यूज करिएगा, और नोट्स कोशिश करिएगा प्लेन पेज। कुछ बच्चे देखिए ना, जैसे कि आप लाइनदार कॉपी यूज करते हैं, ये नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि आपको मेंस का भी एग्जाम देना है, वहां पत्र लिखना है, आलेखन लिखना है, तो वहां पर आपको प्लेन पेज ही मिलेगी। और प्लेन पेज पे लिखने की आदत नहीं रहेगी ना, तो एक चुनौती यही आने वाली है कि आपकी लाइनें ऊपर नीचे भागेंगी। इसलिए कोशिश करिए सभी लोग प्लेन पेज में अपना नोट्स बनाएंगे। चलिए पहली हेडिंग बनाइए, प्रस्तावना। प्रस्तावना को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे प्रीलिम्स लेवल तक प्रस्तावना में किन किन मुद्दों पे हमें चर्चा करना चाहिए। तो पहले इसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि प्रस्तावना में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना क्या है। दूसरा, प्रस्तावना का नामकरण ऑब्लिक इतिहास, या प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है। तीसरा, क्या प्रस्तावना संशोधनीय है। क्या प्रस्तावना संशोधनीय है। इस मुद्दों को लेकर के दो वाद आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक बेरूबारू केस, एक बेरूबारी केस, एक केशवानंद भारती केस।
तीसरा, चौथा मतलब प्रस्तावना में संशोधन, अगर हुआ तो कौन सा संशोधन हुआ। नेक्स्ट, प्रस्तावना का संवैधानिक प्रावधान। प्रस्तावना का संवैधानिक प्रावधान। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां। महत्वपूर्ण शब्दावलियां का मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समता, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। इन सारे शब्दों का अर्थ क्या है, एक क्वेश्चन आपको यहां से लेकर बनता है। और इतने टॉपिक पर अगर आपने इतने सवालों का जवाब प्रस्तावना के अंतर्गत ढूंढ लिया तो आपको पीसीएस से लेकर समीक्षा अधिकारी तक सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। फिर यहां से क्वेश्चन आपका नहीं छूटता है। यही तरीका आपको सभी विषयों को पढ़ने में करना चाहिए, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या ज्योग्राफी पढ़ें या पॉलिटी पढ़ें। जिस भी सेगमेंट को आप पढ़ते हैं पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन देखने के बाद ये तय करिए कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से सवालों का जवाब हमें इसमें ढूंढना है। जब तक आप ये तय नहीं कर पाएंगे तो इस बात की संभावना बनी रहेगी, हो सकता है आपकी पढ़ाई गलत दिशा में हो जाए, आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाने की बजाय कहीं और पहुंच जाए। इसलिए हर टॉपिक को पढ़ने से पहले आपकी रूपरेखा एकदम तैयार होनी चाहिए कि हमें किन किन सेगमेंट पर काम करना है। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करते हैं इस बात की कि प्रस्तावना है क्या, व्हाट इज प्रीएम्बल। ये सवाल नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, प्रस्तावना की परिभाषा प्री में लिखने के लिए नहीं आएगी, लेकिन प्रस्तावना को पढ़ने से पहले आपको जानना चाहिए कि प्रीएम्बल आखिर होता क्या है, ये प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना किसी भी देश के, चाहे भारत का ही नहीं, दुनिया भर के किसी भी संविधान का संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। क्या होता है, प्रस्तावना किसी विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप होता है जो क्या काम करता है, जो संविधान के उद्देश्य को बताता है कि संविधान को क्या करना चाहिए देश के लिए, जो संविधान के शक्ति को, स्रोत को बताता है कि संविधान को जो ये पावर मिली है जिसके अधीन रहते हुए सरकार के सारे अंग काम करते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे लोकतंत्र जो चौथे स्तंभ के रूप में हो, वो सब संविधान के अधीन रहकर ही काम करते हैं। सवाल ये उठता है कि संविधान को इतनी पावर मिली क्या, ये प्रस्तावना ही आपको बताएगी कि संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है। साथ ही साथ ये हमारे संविधान की प्रकृति को बताती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान जो बनाया गया वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाता है या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाता है, इसमें समाजवाद को अपनाया गया है या नहीं अपनाया गया है। अगर समाजवाद है तो कैसा समाजवाद है, कार्ल मार्क्स का समाजवाद है या गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित एक लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। हमारी संविधान के भीतर जो वंचित समूह है, जो महिला है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं किया गया है, किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है, कौन कौन सी हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई जिसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। ये सब आपकी प्रस्तावना बताती है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अगर ये सब प्रस्तावना बताती है तो प्रस्तावना की परिभाषा क्या बनेगी, दो शब्दों में इसको हम कहेंगे, प्रस्तावना हमारे विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है जो हमारे संविधान के उद्देश्य को बताती है, जो हमारे संविधान के लागू होने की तिथि को बताती है, जो हमारे संविधान की प्रकृति को बताती है और जो हमारे संविधान के भूमिका की तरह काम करती है और जिसमें हमारे पूरे संविधान का दर्शन छिपा हुआ है। इसी प्री में आयोग ने सवाल पूछ लिया आपसे, निम्नलिखित में से हमारे संविधान का दर्शन किसमें मिलता है, प्रस्तावना, मूल अधिकार, निदेशक तत्व या मौलिक कर्तव्य। तो आंसर यही मिल गया आपको कि प्रस्तावना में ही पूरे हमारे संविधान का दर्शन, यानी उसकी जो पूरी फिलॉसफी है वो कहां पर मिलती है, आपको प्रस्तावना में ही मिलती है। लोगों ने सवाल किया, क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है, क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है। ये प्रवर्तनीय शब्द के तीन पर्यायवाची हैं, एक होता है प्रवर्तनीय, एक होता है वाद योग्य, एक होता है न्यायोचित।
हिंदी में 3 शब्द आते हैं, तीनों का मतलब एक ही है, और इंग्लिश में इसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है इनफोर्सिएबल, एक है जस्टिसिएबल। सबसे पहला सवाल आपका होना चाहिए, सर प्रवर्तनी का मतलब होता क्या? जैसे आपने कहा कि क्या प्रस्तावना प्रवर्तनी है, तो आंसर है कि प्रस्तावना प्रवर्तनी नहीं है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है। सवाल उठता है कि प्रवर्तनी का मतलब होता क्या है, यानी कि न्यायालय के द्वारा इसको सुरक्षा नहीं प्राप्त है। प्रस्तावना में लिखी गई बातों को यदि राज्य लागू नहीं कराता है, या प्रस्तावना में लिखी गई बातें आपको प्राप्त नहीं होती हैं, तो न्यायालय उसकी सुरक्षा नहीं देगा। इसका मतलब यह हुआ, हमारे संविधान का जो भी प्रावधान प्रवर्तनी होगा, न्यायालय उसकी सुरक्षा की गारंटी देगा, न्यायालय उसको दिलाएगा, न्यायालय उसको लागू करेगा। उसकी मांग करने के लिए आप न्यायालय के पास जा सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान का जो प्रावधान अप्रवर्तनी होगा, अनफोर्सिएबल होगा, उसका न्यायालय संरक्षण नहीं देगा। अब चारों तुलना एक साथ कर लीजिए, फिर के चारों सवाल पूछे जाएंगे। प्रस्तावना, मूल अधिकार, निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। अब चारों को देख लीजिए एक बार झांक करके, कौन प्रवर्तनी है, कौन अप्रवर्तनी है। प्रस्तावना को मैंने क्या बताया, अप्रवर्तनी है, यानी कि न्यायालय इसकी सुरक्षा नहीं देगा। मूल अधिकार प्रवर्तनी है, इसका मतलब है कि राज्य अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन करेगा, या कोई हमारा निजी व्यक्ति हमारे मूल अधिकारों का हनन करेगा, तो इन मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा, न्यायपालिका। यह हमारे संविधान में कहीं लिखा गया कि यूं ही कह दिया गया है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डायरेक्ट समझ में नहीं आता, किताबों को पढ़ेंगे तो वहां तो लिखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में यह निहित है कि फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल। मूल अधिकार प्रवर्तनी है, यानी कि मूल अधिकारों का हनन अगर आपका होगा तो न्यायालय इसकी सुरक्षा देगा। नीति निर्देशक तत्व या अपरिवर्तनीय है। नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है, अगर राज्य उन निर्देशों का पालन न करे तो न्यायालय इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा कि आपको निर्देशक तत्वों को हम दिलाएंगे। और चौथा तत्व है क्या, मूल कर्तव्य, जो 4 के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। क्या यह प्रवर्तनी है, यह भी अप्रवर्तनी है, यानी कि आपका मौलिक कर्तव्य है, आपकी इच्छा है इसका पालन करिए, अगर आप पालन नहीं भी करते हैं तो न्यायालय न तो इसके लिए कोई दंड देगा और न ही इसे लागू कराने का प्रयास करेगा। तो चारों एक साथ क्लियर हो गए। प्रस्तावना अपरिवर्तनीय, मूल अधिकार प्रवर्तनीय, निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। लेकिन यहां भी एक पेच है। पेच किस बात का है, जब आगे मूल कर्तव्य पढ़ाएंगे आपको वहां डिटेल में समझाएंगे। मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में शामिल किया गया, आपको पता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। क्यों नहीं था? मान लीजिए कि वर्तमान में आप आज से 50 साल पहले गांव का जो घर बना होगा, वहां पीओपी लगी थी, तब पीओपी हुआ था घर में। आज शहरों में जो मकान बन रहे वहां हो रहा है, गांव वाले मकान में क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इसका प्रचलन ही नहीं था। जब आपका गांव का मकान बना, गांव में किसी भी घरों में पीओपी नहीं हुआ करती थी, इसलिए किसी के दिमाग में ये उपज नहीं हुई। उसी प्रकार से जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, दुनिया भर के किसी भी देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, सिवाय कुछ साम्यवादी देश हैं जैसे रशिया जैसे देशों में देखने को मिलता था। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस पर विचार नहीं किया। लेकिन समय के साथ साथ ये देखिए, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट लेवल पर चलने को दिक्कत तो नहीं होगी ना, तुलना करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। एक तथ्य रटाने का प्रयास नहीं करूंगा, हम पूरी पॉलिटी को जोड़ को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से पढ़ेंगे तो आगे चलकर पीसीएस लेवल तक क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, और आपको दिमाग पे बहुत तनाव नहीं होगा रटने का, समझकर आप आंसर निकाल ले जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट लेवल पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मौलिक कर्तव्य को हमारे मूल संविधान में नहीं शामिल किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ यह आवश्यकता महसूस होने लगी कि अगर व्यक्ति को अधिकार दे दिया गया और व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों की समझ नहीं है, तो व्यक्ति निरंकुश बन जाएगा, व्यक्ति तानाशाह बन जाएगा। जैसे आप ये अधिकार चाहते हैं कि हमें सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, हर टीचर आकर हमें हर सब्जेक्ट को पूरा कराए, लेकिन आप अपना कर्तव्य भूल जाते हैं कि पढ़ते समय हमको क्लास की गरिमा को भी बना के रखना चाहिए, तो आप क्या बन जाएंगे? आप निरंकुश हो जाएंगे, तानाशाह हो जाएंगे। इसलिए पूरी दुनिया में जिस भी व्यक्ति को कोई अधिकार दिया गया, प्रत्येक अधिकार किसी न किसी कर्तव्य के सापेक्ष में मिला है। बात समझ पा रहे हैं? जो भी अधिकार आपको संविधान के माध्यम से दिया गया है, उस अधिकार के पीछे आपकी कुछ अपनी ड्यूटी भी है, आपके अपने कुछ कर्तव्य भी हैं। इसलिए 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से सरदार सोलह सिंह की सिफारिश पर हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया और एक नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम क्या है? 4 का, और एक नया अनुच्छेद लिखा गया जिसका नाम क्या है? 51 का, और 76 में हमें 10 मूल कर्तव्य सौंप दिए गए।
पश्चिम के देशों ने बहुत उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया, क्योंकि उनके पास था नहीं और हमारे पास हो गया तो उनके पेट में दर्द होने लगा। उन लोगों ने कहा यह निरर्थक घोषणाएं मात्र है, इसका कोई मतलब नहीं है। लोगों ने पूछा क्यों? कहा यह अपरिवर्तनीय है, ये तो लोगों की इच्छा पर है। जब राज्य उसे लागू करा ही नहीं सकता, न्यायालय उसकी सुरक्षा दे ही नहीं सकता, ऐसे मौलिक कर्तव्यों का क्या मतलब? ये तो निरर्थक घोषणाएं मात्र है। तब कुछ लोग संसद में, कुछ लोगों ने इस पर तर्क दिया। मूल अधिकार के लिए साफ साफ अनुच्छेद 32 में लिखा गया है, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल, मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। निदेशक तत्वों के लिए भी अनुच्छेद 37 में साफ साफ लिखा गया है कि नीति निदेशक तत्व अपरिवर्तनीय है। लेकिन मौलिक कर्तव्यों के लिए अगर यह नहीं लिखा गया है कि मौलिक कर्तव्य प्रवर्तनीय है, तो यह भी कहीं लिखा नहीं गया है कि अपरिवर्तनीय है। यानी कि अगर जरूरत पड़ेगी, अगर ऐसे लगेगा कि मौलिक कर्तव्यों का प्रयोग नागरिक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कुछ कानून बनाकर मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बना लेंगे। तो क्या संसद ने आज तक मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई? नहीं बनाई। ध्वज का सम्मान करना आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, और ध्वज के सम्मान के लिए ध्वज संहिता कानून 2002 बनाया गया। मैंने करंट अफेयर में उसमें कुछ संशोधन हुआ था, वो मैंने आपको पढ़ाया था। कितने लोग करंट अफेयर की क्लास इसमें करते हैं? बहुत ही कम लोग। ठीक। दूसरा मुद्दा, उसके बाद पर्यावरण के संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। समय के साथ साथ लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो आगे चलकर क्या हुआ? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। वहां उसी समय 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, ताकि लोगों के द्वारा उनकी संरक्षण किया जा सके। वन अधिनियम 1980 लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया गया। हाथी परियोजना 1992 में चलाई गई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई। ये किसका उद्देश्य था? उन्हीं मूल कर्तव्यों के दायित्वों को पूरा कराने के लिए ऐसा किया गया है। इसलिए हमारे मौलिक कर्तव्य जो संविधान में शामिल किए गए हैं, वो निरर्थक घोषणाएं मात्र नहीं है। क्लियर? अब आइए फिर आते हैं अपनी प्रस्तावना में। वहां तक एक बार हमने तुलना कर दिया। तो प्रस्तावना को लेकर मैंने सबसे पहले बताया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का संक्षिप्त रूप है, जो हमारे संविधान के उद्देश्य को बताती है, जो हमारे संविधान की प्रकृति को बताती है, जो हमारे संविधान के लागू होने की तिथि को बताती है। लेकिन यह अपरिवर्तनीय है, इसे लागू नहीं कराया जा सकता। एक सवाल और भी पूछा गया कि अगर संसद और राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना दे जो प्रस्तावना में लिखी गई बातों का उल्लंघन कर रहा हो, क्या इस आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को रद्द किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, क्या प्रस्तावना में लिखी गई बातें संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को ओवरराइड कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। तो लोगों ने कहा, जब प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, जब प्रस्तावना संसद एवं राज्य विधानमंडल के कानूनों को रद्द भी नहीं कर सकती है, तो इस प्रस्तावना का महत्व क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल? फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि भले ही यह अपरिवर्तनीय है, भले ही यह संसद या राज्य विधानमंडल के कानूनों को रद्द नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमारे संविधान का दर्शन छिपा हुआ है, हमारे संविधान की फिलॉसफी है, हमारे संविधान की प्रकृति है, हमारे संविधान के शक्ति के स्रोत है, और हमारे संविधान किस दिन लागू हुआ उसकी तिथि का वर्णन हमारी प्रस्तावना में किया गया है। इतना ही नहीं, संविधान निर्माताओं ने कहा हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका भी जब किसी भी अनुच्छेद की या किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय असमंजस में आ जाएगी, तो न्यायपालिका भी प्रस्तावना को देखकर संविधान निर्माताओं को जानने का प्रयास करती है कि इस मुद्दे पर हमारे संविधान निर्माता क्या कहना चाहते थे। इसीलिए आपके एग्जामिनेशन में एक बार सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी कहा जाता है? इसी प्रस्तावना को कहा जाता है कि प्रस्तावना को पढ़कर आप संविधान निर्माताओं की मन की बातों को जान सकते हैं कि वह भारतीयों के लिए किस प्रकार के संविधान का निर्माण करना चाहते थे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा, भले ही प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, भले ही प्रस्तावना संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकती, फिर भी हमारे संविधान के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान अन्य भागों में रखे गए हैं। यहां तक मामला क्लियर हो गया? ये मैंने केवल परिभाषा के बारे में और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको समझाया। अब दूसरा मुद्दा है कि सर कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। नाम सुना है आपने? सवाल उठता है कि प्रस्तावना को उद्देशिका नाम क्यों दिया गया? ये यहां से क्लियर होगा आपका। प्रस्तावना का नामकरण और इतिहास क्या है? प्रस्तावना कैसे हमारे संविधान में आया?
पूरी दुनिया में सबसे पहले किस देश के संविधान ने अपने संविधान के भीतर प्रस्तावना को स्थान दिया? अमेरिका ने दिया। और जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, अमेरिका में संविधान निर्मित हो चुका था। और जब भारतीय संविधान सभा का गठन हो रहा था तो जेएल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। सुना है कभी आप लोगों ने? कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। क्या लिखा था इस उद्देश्य प्रस्ताव में? उस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या लिखा गया था? कि उद्देश्य प्रस्ताव में यही लिखा गया था कि हमारे देश के लिए कैसा संविधान होगा, कैसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की जाएगी, हमारे संविधान का स्वरूप क्या होगा, राजतंत्रात्मक होगा या लोकतंत्रात्मक, हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो महिलाएं हैं, जो वंचित समूह है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये सब हमारे उस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था जो जेएल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव का ही विकसित रूप क्या है? प्रस्तावना है। उसमें कुछ बातों को जोड़ करके हमारे संविधान में प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया। इसीलिए प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिणाम है। क्या? प्रस्तावना। तो इसका मतलब है कि हमारे प्रस्तावना की जो इतिहास है वह कहां से प्रारंभ होता है? उद्देश्य प्रस्ताव से होता है। और हमारी प्रस्तावना किसका परिणाम है? इसी उद्देश्य प्रस्ताव का परिणाम है। इसीलिए प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं। क्लियर यहां तक? तीसरा मुद्दा, हमारे प्रस्तावना का संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान का मतलब हुआ कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, इसमें जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया वो विचार कहां से लिया गया, हमारी प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय शामिल किए गए हैं उन 3 प्रकार के न्याय को कहां से लिया गया, हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पीसीएस 2018 का सवाल है ये। एक तरफ दे दिया न्याय, एक तरफ दे दिया स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुत्व की भावना, एक तरफ दे दिया 5, 3, 2 और 1। बच्चों ने सोचा कि ये जीएस में रीजनिंग कैसे आ गई? ये रीजनिंग नहीं था, ये प्रस्तावना का सवाल था। वहां आपको बताना था मिलान करने के लिए कि हमारी प्रस्तावना में हमें कितने प्रकार के न्याय मिले हैं, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, कितनी प्रकार की क्षमता है और कितनी प्रकार से बंधुता को हमें दिया गया है। तो हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। अब आप रूस के नाम से जानते हैं, ये रूस से लिए गए हैं। लेकिन हमारी उसी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये कहां से लिया गया है? ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और 2 प्रकार की क्षमता है। समता का मतलब हुआ समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और 1 प्रकार की बंधुत्व की भावना है, जो क्यों शामिल किया गया? ताकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के समय अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से हमारी भाईचारे की भावना का बड़ा ह्रास किया था। इसलिए संविधान निर्माता चाहते थे अगर भविष्य में देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है तो यह जरूरी है कि बंधुत्व की भावना का विकास किया जाए, भाईचारे की भावना का विकास किया जाए। इसलिए प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द को भी शामिल किया गया है। तो यहां पर 7 सवाल पूछे गए हैं आपके आयोग के द्वारा, पीसीएस में भी और समीक्षा अधिकारी में भी। पहला सवाल क्या होगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3। ये तो संख्या में हो गया। फिर वहीं पे फंसाएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय हमारी प्रस्तावना में नहीं है? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक। तो क्या बताएंगे? धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। उसी प्रकार से तीसरा सवाल पूछा जाएगा कि हमारी प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी स्वतंत्रता? वहां पर कई बार सवाल पूछा गया है, धार्मिक, अभिव्यक्ति और विश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं शामिल है। हमारे संविधान के भीतर आर्थिक न्याय को शामिल किया गया, आर्थिक स्वतंत्रता को शामिल नहीं किया गया है। और कितनी प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। पहले 3 बिंदुओं को लिखिए, फिर आगे समझाऊंगा। सबसे पहले हेडिंग बनाइए, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना क्या है? लिखिए, प्रस्तावना हमारे विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है।
हमारे विस्तृत संविधान का प्रस्तावना हमारे विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है। विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है जो संविधान के शक्ति के स्रोत, जो संविधान के शक्ति के स्रोत, जो संविधान के शक्ति के स्रोत, संविधान की प्रकृति, संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान के लागू होने की तिथि, को बताती है, अतः प्रस्तावना संविधान की भूमिका या आमुख की भांति है। अतः प्रस्तावना संविधान की भूमिका या आमुख की भांति है। आमुख की भांति है जिसमें हमारे संविधान का दर्शन छिपा हुआ है, जिसमें हमारे संविधान का दर्शन छिपा हुआ है, जो संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी है, जो संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी है। अगली हेडिंग बनाइएगा, प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है? प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है? बोलिए, छूट गया क्या? आमुख कोई भूमिका, या का मतलब होता है वही, उसी का पर्यायवाची शब्द है। इंट्रोडक्शन, जब आप मेंस में आंसर राइटिंग कहते हैं तो कहते हैं भूमिका लिखिए अपने उत्तर की, तो उसी प्रकार से जो प्रस्तावना वो हमारे संविधान की भूमिका की तरह काम करती है। प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है, इसको फ्लो चार्ट में लिखिएगा। प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है? सबसे पहले लिखिए 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। नीचे ब्रैकेट में लिखिएगा संविधान सभा के समक्ष। संविधान सभा के समक्ष। अगला पॉइंट लिखिएगा 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया और लास्ट में लिखेगा इसी उद्देश्य प्रस्ताव के विकसित
रूप को ही प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। शामिल किया गया। इसमें से कितने लोग हैं जो पीसीएस की परीक्षा में भी बैठेंगे इस बार 2023 में? बस इतने ही ना, मतलब 30% लोग हैं ऐसे। अगली हेडिंग बनाइएगा, प्रस्तावना का संवैधानिक प्रावधान। प्रस्तावना का संवैधानिक प्रावधान। अच्छा, अभी लिखे नहीं है? चले भाई, अगली हेडिंग बनाइए, प्रस्तावना का संवैधानिक प्रावधान। सबसे पहले लिखिए स्रोत, प्रस्तावना की भाषा, न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुत्व। प्रकृति, स्रोत अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, न्याय रूस। यहीं पर सवाल लिख लीजिएगा कि न्याय के जो प्रकार हैं, 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक, नैतिक। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति से लिया गया। प्रकार भी इसके 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। प्रकृति अप्रवर्तनीय, इसी के नीचे वाद योग, अपरिवर्तनीय ही लिखिए। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर पीछे किसी को दिखाई देने थोड़ा प्रॉब्लम हो। स्रोत में आप लिखेंगे अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूस से लिया गया है। तो आपको यहीं पर पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुत्व, ये 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों को फ्रांस से लिया गया है। और इसी में स्वतंत्रता में
5 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रस्तावना में चर्चा की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको याद रहनी चाहिए। और इसकी प्रकृति कैसी है? अपरिवर्तनीय है, जिसका मतलब होगा, नीचे आप लिख सकते हैं, न्यायालय द्वारा संरक्षण नहीं दिया जाएगा, ताकि बाद में जब नोट्स पढ़ें तो आप भूलें ना। न्यायालय द्वारा संरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगली हेडिंग बनाइए, क्या प्रस्तावना संशोधनीय है? इस मुद्दे को समझते हैं, हेडिंग बना के छोड़ दीजिए। क्या प्रस्तावना संशोधनीय है? क्या प्रस्तावना संशोधनीय है? इस पर आपके 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर। इसका मूल विवाद उठा कब? पहली बार प्रस्तावना जब लिख दिया गया भारतीय संविधान का, तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को आप एक नोट्स ही बना लीजिए पहली बार, या एक टीचर किसी क्लास को ही पढ़ा दे पहली बार, तो ये संभावना तो बनी रहती कि हर बार उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन की आवश्यकता तो समय के साथ बनी ही रहती है, नया अपडेट करना पड़ता है। तो भारतीय संविधान की जब प्रस्तावना भी लिखी गई तो समय पर संसद में ये सवाल उठाया गया, न्यायालय से भी सवाल पूछा गया, क्या प्रस्तावना में आवश्यकता पड़ने पर कुछ संशोधन किया जा सकता है? हमारे संविधान ने संसद को शक्ति दी है कि वह संविधान के सभी भागों को संशोधित कर सकती है। जितने भी 22 भाग हैं, उस 22 भागों में से किसी भी भाग का संशोधन करने की शक्ति संसद रखती है। तो सवाल उठता है, क्या प्रस्तावना में भी अगर संशोधन करना होगा तो क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? यह पहली बार मामला कब उठा? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ और 10 साल तक मामला ये चला। 1960 में एक केस आया था, बेरुबारी केस, बेरुबारी केस। बेरुबारी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बेरुबारी एक स्थान है जो बंगाल प्रांत में है, जिसकी जनसंख्या लगभग 12,000 थी। लगभग ये 12 वर्ग मीटर में, ये किलोमीटर में ये फैला हुआ था, मील में फैला हुआ था। जब भारतीय संविधान के भीतर लागू होने के बाद राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, तो उसी बेरुबारी के कुछ हिस्से को पाकिस्तान को सौंपना था और कूच बिहार के कुछ हिस्से को भारत में शामिल करना था। तो संसद ने पहली बार न्यायालय से सवाल पूछा, क्या कार्यपालिका को न्यायालय से सवाल पूछने का अधिकार है? उससे सलाह ले सकती कार्यपालिका? ऐसा संविधान में कहां उल्लेख किया गया है? 143। बहुत बढ़िया। हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 143 में यह लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो कार्यपालिका से अनुच्छेद 143 के तहत किसी विधि या तथ्य के मामले में सवाल पूछ सकता है। और कार्यपालिका पूछ सकती है, इसका मतलब क्या हुआ? सरकार पूछ सकती है, मंत्रिपरिषद पूछ सकती है, प्रधानमंत्री पूछ सकता है, पूरी की पूरी कार्यपालिका पूछ सकती है। मतलब राष्ट्रपति अपने दिमाग से कोई काम करता है या किसी की सलाह से करता है? कहां लिखा है हमारे संविधान में? लिखा कहां है? ऐसे तो बोलना नहीं है। हमें तो पता होना चाहिए क्या संविधान में ऐसा प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार काम करेगा? हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 74 और आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार काम करेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति जो भी काम करेगा, जो आपको दिखाई देता है, वास्तव में किसकी सलाह पर कर रहा है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका मतलब कार्यपालिका जो कुछ भी दिखाई पड़ती है कार्य करते हुए, व्यवहारता वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सवाल पूछा। सवाल पूछने के लिए राष्ट्रपति स्वयं जा सकता और महान्यायवादी को भी भेज सकता, जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और 1960 में भारत के महान्यायवादी को भेजा गया सुप्रीम कोर्ट के पास, जरा उनसे पूछिए। यहां पर 2 मुद्दा चर्चा कर देता हूं मैं, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा है कि संसद के पास यह पावर है कि वह नए राज्यों का गठन कर सकती है। 2 छोटे छोटे राज्यों को जोड़ करके एक नया राज्य बना सकती है। किसी बड़े राज्य से कुछ हिस्से को निकाल करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमा को घटा सकती है, राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है और राज्य के नामों में भी
परिवर्तन कर सकती है। ये शक्ति किसको दी गई है? संसद के पास। किस अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 4 में यह भी लिखा हुआ है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद के पास तो होगी, लेकिन संसद ऐसा काम केवल सिंपल मेजॉरिटी से करेगी। कल आपको विभिन्न प्रकार की मेजॉरिटी हम क्लास में लिखा देंगे। साधारण बहुमत से करेगी, जिसका मतलब यह हुआ कि संसद जब नए राज्यों का गठन करेगी तो इसके लिए तकनीकी रूप से संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संविधान संशोधन बताए गए हैं, एक विशेष बहुमत से, एक आधे राज्यों के सहमति के बाद। साधारण बहुमत से संशोधन की कोई चर्चा अनुच्छेद 368 में नहीं की गई है, जिसका मतलब यह हुआ कि संसद जब भी कोई संशोधन करेगी और ऐसा संशोधन अगर सिंपल मेजॉरिटी से किया गया है तो यह तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही संविधान में आप परिवर्तन कर सकते हैं। यही मुद्दा चल ही रहा था। अब मैं आपको पृष्ठभूमि पीछे लेकर जानबूझकर बताना मुझे कुछ और है। यह मुद्दा चल ही रहा था बेरूबारी केस में, तो न्यायालय से एक और सवाल पूछा गया इसी मुद्दे में। इस मुद्दे की चर्चा मैं फिर करूंगा जब मैं राज्यों का पुनर्गठन पढ़ाऊंगा तब। अब वहां से पीछे आ जाते हैं। तो इसी बेरूबारी केस में न्यायालय से सवाल पूछा गया कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार न्यायपालिका ही है। तो न्यायपालिका ने इस पर विचार किया। तो न्यायपालिका ने सोचा कि संसद को किन किन मुद्दों में संविधान संशोधन की शक्ति दी गई, पहले इसका अध्ययन कर लें तो पता चल जाएगा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। और न्यायालय ने जब इसका अध्ययन किया तो देखा संविधान ने संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी है, लेकिन किसमें? जो संविधान के किसी भी भाग में। जो 22 भागों का उल्लेख संविधान में किया गया था, इस 22 भागों में से किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है। न्यायालय ने अपने तर्कों के अनुसार सोचा अगर प्रस्तावना को हम संविधान से अलग भी कर देते हैं तो संविधान में लिखी गई बातों पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, उसके महत्व हल्का भी कम नहीं होगा, किसी भी प्रावधान में कोई भी कटौती नहीं होगी। इसलिए न्यायपालिका ने कहा प्रियम्बल इज द नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है। आप नहीं समझ पाए, एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं व्यवहारिक तौर पर, अब समझ में आ जाएगा। जैसे पॉलिटी की सबसे महत्वपूर्ण किताब जो आपको बताई जाती है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत को जब आप खोलते हैं तो शुरू में इंडेक्स दिया गया है कि पहले संविधान का दर्शन है, फिर उसके बाद कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका किस यूनिट पे किस पेज पर है, जिसमें पूरा बताया गया है कि क्या क्या इसमें लिखा गया है। अगर उस इंडेक्स वाली सूची को एम लक्ष्मीकांत से बाहर निकाल दें तो एम लक्ष्मीकांत में जो पूरे संविधान को लिखा गया है, क्या उसके महत्व में कुछ कमी आएगी? उसके कंटेंट में कोई कटौती होगी? नहीं होगी। इसी आधार पर, इसी तर्क पर न्यायपालिका ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिली है, लेकिन उन्हीं पे संशोधन कर सकती जो संविधान का भाग है। और यदि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो 1960 के बेरूबारी केस में न्यायपालिका ने कहा प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, केवल उसकी भूमिका को बताता है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। 1960 में यह मुद्दा आया। धीरे धीरे 10 साल मामला और आगे बढ़ा। आजादी के बाद 20 साल बीतते बीतते धीरे धीरे समाज में जो सांस्कृतिक बंधन थे, जो विविधता थी, जो धार्मिक विविधता थी, जो जाति विविधता थी, जो भाषाई विविधता थी, जो नस्ली विविधता थी, ये धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगे थे। बहुसंख्यक समाज कमजोर समाज पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाने लगा था। और जब हम दूसरों के गुलाम थे अंग्रेजों के, तब संविधान निर्माताओं ने सोचा कि आजाद होने के बाद भारत के सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग एक साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में रहेंगे। लेकिन समय के साथ साथ देखा गया कि जातिवाद बढ़ता जा रहा था, धार्मिक उन्माद बढ़ता जा रहा था, क्षेत्रवाद बढ़ता जा रहा था। तो न्यायपालिका संसद ने सोचा कि इसमें अगर संशोधन करके कुछ आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया तो आगे चलकर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक बार तो संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान का निर्माण हो चुका है, और अगर कोई ठोस प्रावधान नहीं किए गए आगे चलकर कोई और विभाजन होगा। ऐसे में प्रस्तावना में संशोधन करने की जरूरत है। 1973 में हमारे न्यायालय का सबसे बड़ा केस आता है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? केशवानंद भारती केस में। यहां से कोई सवाल आज तक पूछा गया है? हर बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, और 2 ही सवाल पूछे जाते हैं। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित हुआ? इसी केशवानंद भारती केस में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। अभी मैं आपको आधारभूत ढांचा नहीं बताऊंगा, उसको मैं न्यायपालिका में पढ़ाऊंगा। इसी केशवानंद भारती केस में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। और दूसरा सवाल आपसे आयोग पूछता है, अभी बीपीएससी में पूछा गया 68वीं में, 68वीं कंडक्ट हुआ ना पीरिका,
उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वाद में सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। वहां कई सारे पूछ लिया गया था, केशवानंद भी था, गोलकनाथ भी था, मिनर्वा मिल्स भी था। क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं पूछा गया था सबसे बड़ी बेंच किस में बैठी, ये पूछा गया था किस बेंच में किस वाद को कब लाया गया था। वहां पर भी ये चर्चा आ गया था। तो 1973 में ये केस आया, इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। कितने जजों की? 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो अब तक की सबसे बड़ी संविधान की बेंच है। बेंच का मतलब होता पीठ, जजों का समूह, कितने जज मिलकर के उस मुद्दे पर फैसला सुनाए। और केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी, फैसला सुनाया जा रहा था। उसी में बहुत सारे फैसले सुनाए गए। उन्हीं फैसलों में से एक फैसला यह भी शामिल था कि न्यायालय से सवाल पूछा गया, एक बार फिर से विचार कीजिए, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि प्रस्तावना में संशोधन करने की जरूरत है। तो न्यायालय ने फिर से विचार किया, अपने देश की सामाजिक स्थिति को देखा। तो न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की पावर है। किसकी पावर है? न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की पावर है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता क्या है? इसके दो मतलब होते हैं। जो नए लोग हो पहली बार समझ लीजिए इसको, ताकि दोबारा आपको दिक्कत ना आए। न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत न्यायालय के पास दो शक्ति होती है। पहली शक्ति क्या है? अगर संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून बनाता है जो संविधान के नियमों के विपरीत हो या हमारे मूल अधिकारों का हनन करे, तो न्यायपालिका के पास ये पावर है, वह ऐसे किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। यह शक्ति क्या कहलाती है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। लेकिन इसके तहत एक शक्ति और प्राप्त है न्यायपालिका को। अगर न्यायपालिका को लगता है कि पूर्व में हमारे द्वारा दिए गए किसी निर्णय में कोई कमी रह गई, किसी साक्ष्य के अभाव में, किसी गलत तर्कों के आधार पर, तो भविष्य में अपने ही द्वारा दिए गए निर्णयों की वह समीक्षा कर सकती है और समीक्षा करके उस निर्णय को पलट सकती है। अगर ऐसी शक्ति अगर न्यायालय के पास, ठीक है कि बुरा है? तो ठीक है। हर व्यक्ति में विकास की संभावनाएं होनी चाहिए, परिवर्तन की संभावनाएं होनी चाहिए। अगर यह शक्ति न्यायपालिका को नहीं मिलती तो हमारा संविधान रूढ़िवादी हो जाता। इसमें भविष्य में कोई परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं बनती और न्यायालय के मुंह से एक बार निकला हुआ निर्णय हमेशा के लिए सर्वमान्य हो जाता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। इसलिए न्यायालय के पास ये पावर है कि मान लीजिए किसी साक्ष्य के अभाव में, गलत तर्कों के अभाव में कोई गलत फैसला अगर हो जाता है, तो न्यायालय अपने पूर्व में दिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकती है और समीक्षा करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में दिया गया निर्णय ठीक नहीं था, तो उस निर्णय को क्या कर सकती है? पलट सकती है। और यही हुआ केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने फिर से इस पर विचार किया। न्यायालय ने सोचा कि हम भी किसी चीज की जब व्याख्या करते हैं तो प्रस्तावना को ही झांक कर देखते हैं और प्रस्तावना में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा भविष्य में। और इसीलिए केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने बेरूबारी केस में दिए गए निर्णय को पलट दिया और कहा प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। प्रस्तावना में के अंतर्गत लिखे गए जितने भी बात हैं वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे संविधान में लिखी गई अन्य बातों का महत्व है। अतः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान होगा, संसद ने, न्यायपालिका ने यह भी कहा कि प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाए, इसके मूल ढांचे में, क्या? इसके मूल ढांचे में यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा दीजिए और इसे बेहतर बना दीजिए, लेकिन इसका जो आधार स्तंभ है जिस पर पूरा हमारा संविधान टिका हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लोगों ने सवाल पूछा, क्या संसद इसमें साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रस्तावना के संबंध में सत्य कथनों का चयन करिए। फंसा लेगा, भी पूछा नहीं कि भविष्य में संभावना बनेगी। पहला स्टेटमेंट दे देगा, 3 प्रकार के न्याय रूस की क्रांति से लिए गए, बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति से लिए गए, साधारण बहुमत से संसद प्रस्तावना में संशोधित कर सकती है। और बच्चा ध्यान नहीं देगा, केवल यही ध्यान देगा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, सर ने सिखाया है कि यह संशोधनी है, अतः तीसरा कथन भी सही है, और आप फंस जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है। संसद ने यह सवाल भी पूछा कि इसमें जो संशोधन होगा वह साधारण बहुमत से होगा या विशेष बहुमत से? तो न्यायपालिका ने कहा इसमें संशोधन केवल 368 की प्रक्रिया के तहत किया जा सकता, उससे बाहर नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रस्तावना में संशोधन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि 2/3 बहुमत से संसद में ऐसा प्रस्ताव न पारित हो जाए। तो यहां 3 बातों को ध्यान रखना है कि केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और इसे संशोधनी घोषित किया कि प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे इसके मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो संशोधन किया भी जाएगा, यह भी ध्यान रखे कि
अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत ही संशोधन होगा, साधारण बहुमत से किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो क्या प्रस्तावना संशोधनी? यहां से कुल कितने सवाल बन सकते हैं, सोचिए। 5। पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया? बेरुबारी केस। दूसरा सवाल, किस केस में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को असंशोधनीय माना? यही केस। देखिए, 2 सवाल है, एक ये भी पूछेगा कि किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, और एक ये भी पूछेगा किस केस में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को असंशोधनीय माना, तो बेरुबारी केस। क्लियर? अगला सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस केस में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया? केशवानंद भारती केस 1973। और किस केस में प्रस्तावना को क्या कर दिया गया? संशोधनीय मान लिया गया, तब भी आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती केस। और 5वां सवाल, प्रस्तावना में किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा? अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत, साधारण बहुमत से नहीं। और 6ठा सवाल, क्या प्रस्तावना में किसी भी सीमा तक जाकर संसद संशोधन कर सकती है? नहीं, केवल उसके उन हिस्सों को संशोधित नहीं कर सकती जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है। और 73 में जब यह फैसला आया तो क्या संसद ने इस पर संशोधन किया? कब किया? इसमें पहला संशोधन जो किया गया वो कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। एक सवाल यहां से आपसे पूछा जा सकता है, पंथ निरपेक्ष शब्द इसका मतलब है कि मूल संविधान में नहीं था। इन तीनों सवालों पर आपकी नजर होनी चाहिए। अभी आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्या होगा, प्रस्तावना का क्रम पूछा जाएगा, और उस क्रम में कई बार दिया रहेगा मूल संविधान में प्रस्तावना का क्रम क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में ये तीनों शब्द नहीं रहेंगे। ये तीनों शब्द 76 के बाद आएंगे। 76 के पहले ये तीनों शब्द आपको प्रस्तावना में नहीं दिखेंगे। यानी कि मूल संविधान में न तो समाजवाद था, न ही पंथ निरपेक्ष था, और न ही अखंडता सबको जोड़ा गया था। कुछ लोग सवाल पूछते हैं, अगर मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल नहीं किया गया था, क्या भारतीय संविधान निर्माता भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं बनाना चाहते थे? मतलब तो यही हुआ। अगर पंथ निरपेक्षता को बाद में संविधान संशोधन के बाद जोड़ना पड़ा, तो हमारे संविधान निर्माता जिन्होंने पूरे संविधान का निर्माण किया, वह भारत को एक पंथ निरपेक्ष नहीं बनाना चाहते थे? कैसे साबित कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। भले ही हमारे संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान में शामिल नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि संविधान निर्माता भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र शामिल नहीं बनाना चाहते थे। क्योंकि अगर संविधान निर्माता ऐसा चाहते तो हमें फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, जहां अनुच्छेद 25 में आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता मिलती है, किसी भी धर्म को मानने या न मानने की। अनुच्छेद 26 के तहत बोलिए धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता मिलती है, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 27 के तहत हमें ऐसे किसी भी कर को न देने की स्वतंत्रता है जिससे आने वाले पैसे का प्रयोग किसी एक खास धर्म के उत्थान के लिए किया जाए। अनुच्छेद 28 तक क्या कहा गया है? हमें धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त है, और ये आजादी हमें इसीलिए दिया गया ताकि देश के भीतर विभिन्न धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए, सभी को अपने धार्मिक आचरण की पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भले ही पंथ निरपेक्ष शब्द को मूल संविधान में शामिल नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश ही बनाना चाहते थे। एकदम साफ। लेकिन फिर भी आवश्यकता जब समय के साथ साथ पड़ी तो पंथ निरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया, और यह संविधान का मूल ढांचा भी घोषित कर दिया गया। क्या बना दिया गया? पंथ निरपेक्षता वर्तमान में हमारे संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और जो हमारे संविधान का मूल ढांचा हो गया, अब भविष्य में चाहे जो बहुमत की सरकार आ जाए, वो संविधान में संशोधन करके भी हमारी पंथ निरपेक्ष चरित्र को आघात नहीं पहुंचा सकती, हमारी पंथ निरपेक्षता को समाप्त नहीं कर सकती। कई बार राजनीतिक मुद्दे पर आप ऐसे पेपरबाजी सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, क्या भारत एक धर्म का राष्ट्र बन जाएगा या भारत ऐसा राष्ट्र बन जाएगा? वो केवल राजनीतिक बातें हैं, संवैधानिक रूप से ऐसा हो पाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर कभी कोई आपसे पूछे क्या भारतीय संविधान के पंथ निरपेक्षता चरित्र को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। कब?
तब जब 13 जजों से बड़ी बेंच बैठाई जाए और ये 13 जजों की बेंच बैठकर संविधान के मूल ढांचे को रद्द कर दे, असंवैधानिक कर दे, तब जाकर के पंथ निरपेक्ष चरित्र को समाप्त किया जा सकता है। सवाल उठता है, ये 13 जजों की बेंच की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस केस में आया था? केशवानंद भारती केस में। और केशवानंद भारती केस में कितने जजों की बेंच बैठी थी? और जिस भी मामले को रद्द करना होता, जब तक उससे बड़ी बेंच नहीं बैठेगी उस मामले को रद्द नहीं किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, पंथ निरपेक्षता को न केवल हमारे संविधान में शामिल किया है, बल्कि हमारे संविधान का यह मूल ढांचा भी है। अतः संसद अब संविधान में संशोधन करके भी पंथ निरपेक्षता में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। नोट करिए, हेडिंग बनाइएगा, क्या प्रस्तावना संशोधनीय है? क्या प्रस्तावना संशोधनीय है? बुलेट फॉर्म में लिखेगा आप लोग। बुलेट फॉर्म समझते हैं ना? पहला पॉइंट लिखिए, बेरूबारी केस 1960 में, बेरूबारी केस 1960 में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। बेरूबारी केस में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, अतः इसे असंशोधनीय घोषित किया। अतः इसे असंशोधनीय घोषित किया। अतः इसे असंशोधनीय घोषित किया। सेकंड पॉइंट, एरो लगाकर देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और इसी केस में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। और इसी केस में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। हेडिंग बनाइए, प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन। देखिए, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नोट, नोट में लिखिएगा, केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने कहा कि
संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है,